अभिमन्यु एक पढ़ा लिखा नौजवान था। उसके पिताजी ने उसे 2 साल पहले शहर पढ़ने के लिए भेजा था। पढ़ाई खत्म होने के बाद अभिमन्यु ने नौकरी की बड़ी तलाश की, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। कुछ दिनों के लिए अभिमन्यु वापस गांव आ जाता है। मैंने तो सोचा था जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई खत्म होगी तुम्हारी कहीं अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी, लेकिन मुझे लगता है बेटा शहर में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल पिताजी। आप समझ नहीं सकते। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैं नौकरी के लिए वहां इधर से उधर नहीं भटका। लेकिन मुझे लगता है कि वहां इतना समय खराब करने से अच्छा है कि मैं अपने खेतों पर ध्यान दूं। इसका मतलब तू नौकरी नहीं करेगा? हम लोग इसी तरह गरीबी का जीवन बिताएंगे। कैसी बातें कर रही है माँ? क्या पढ़े लिखे लोग किसान नहीं बन सकते? माना कि अपने पास छोटा सा खेत है, लेकिन है तो सही ना। वहां शहर में दिन रात पैसा खर्च करके भी मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही। तुम नहीं समझोगी माँ, अपने बेटे पर भरोसा रखो। देख लेना, एक दिन वो आपका सर गर्व से ऊंचा कर देगा। अभिमन्यु बाहर अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन उसकी मां बड़ी चिंता में आ जाती है कि लड़के को पढ़ लिख कर भी खेती करनी पड़ेगी। क्या बात कर रहा है? तू इतना पढ़ लिख कर वापस खेतों में खेती करेगा? अरे यार, अगर खेती करनी थी तो शहर जाकर पढ़ाई लिखाई क्यों की? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जो कोई भी बोल रहा है बस वही एक बात बोल रहा है कि पढ़ लिख कर खेती कैसे करेगा। अरे भाई, मैंने शहर जाने से पहले भी तो खेती की है। लेकिन फिर भी यार, कितना अजीब नहीं लगेगा? नहीं, मुझे कुछ अजीब नहीं लगेगा। वहां धक्के खाने से अच्छा है कि मैं अपने खेतों पर काम करूं। अगले दिन सुबह अभिमन्यु अपने 2 बैलों को लेकर खेतों में चला जाता है। वहां पर वो अपने खेतों की मिट्टी को अच्छे से जांचता परखता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि वो सारी जमीन में प्याज की खेती करेगा। वो बीज उगाने के लिए जमीन को तैयार कर देता है। उधर खेतों में जो भी किसान लोग अभिमन्यु को खेतों में काम करता हुआ देख रहे थे, वो सब उसके ऊपर हंस रहे थे कि देखो, शहर में पढ़ लिखने के बाद भी वो गांव में आकर खेती कर रहा है। पर अभिमन्यु को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने जमीन तैयार की और शाम को घर लौट आया। पिताजी, मैं कल अपने खेतों में प्याज के पौधे लगा दूंगा। तूने अच्छे से सोच तो लिया है ना प्याज की खेती करने का? हाँ पिताजी, आपको मैं बता दूं, शहर में प्याज बहुत बिकता है और मैं अपने खेत में उगे हुए प्याजों को स्वयं बेचने जाऊंगा। तू क्या रेहड़ी लगाकर प्याज बेचेगा? अरे सीधा थोक मार्केट में प्याज निकाल दिया। माँ, तू इतना निराश क्यों हो रखी है? तुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ना कि तेरा बेटा खेती कर रहा है? माँ गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन अभिमन्यु ने पूरी तरह ठान लिया था कि उसे क्या करना है। अगले दिन सुबह में अपने खेतों में प्याज की पौध लगा देता है और उसके बाद उसमें पानी देकर वही मिट्टी के साथ खेलने लगता है। मुझे सबको गलत साबित करना है। उन्हें बताना है कि पढ़ा लिखा इंसान भी अच्छी तरह खेती बाड़ी कर सकता है। फिर अपने काम में बुराई क्या है? अच्छा भला तो काम है, न किसी की जी हुजूरी करनी है। अभिमन्यु अभी अपने ख्यालों में ही गुम था कि उसकी नजर लगाई गई प्याज की पौध पर पड़ती है। वो देखता है कि सारी प्याज बड़ी जल्दी सीधी खड़ी हो गई है। कमाल हो गया। पानी देने के बाद थोड़ी देर तो पौधे के नीचे रहना चाहिए था। ये तो एकदम से खिलखिला गई। अभिमन्यु पौधों पर हाथ फिराता है। तभी वो सारे पौधे बोलना शुरू कर देते हैं। तुम कामयाब हो जाओगे अभिमन्यु, परेशान मत हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। पौधों को बोलता हुआ देखकर अभिमन्यु घबरा जाता है, लेकिन फिर थोड़ा संयम के साथ वो उनसे बात करता है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। क्या तुम सब बोल सकते हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। जिस तरह तुम शहर से पढ़कर आकर खेती कर सकते हो, इसी तरह हम सब भी बोल सकते हैं। हम सब जादुई प्याज हैं। हम एक ऐसी फसल हैं जिसे तुम बार बार और कई बार निकाल कर बेच सकते हो। जादुई प्याज? लेकिन तुम मेरे पास मेरे खेतों में कैसे आ गई? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे खुलकर बताओ कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी राजकुमारी? आज के समय में भी राजकुमारी? ये सब कुछ क्या गोलमाल है? तभी वहां पर सुनहरे पंखों वाली एक सुंदर सी परी आ जाती है और वो अभिमन्यु से कहती है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। मैं एक परी हूं। जिस समय तुम अपने खेतों में फसल की तैयारी कर रहे थे, मैं उधर से गुजर रही थी। तब मैंने तुम्हारे सारे विचारों को पढ़ लिया था। मुझे तुम अच्छे लगे, इसलिए मेरा दिल किया कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो मुझे बता दो। मैं अपना सारा जादू इन प्याज से निकाल लूंगी। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम बुरा मान जाओगी। लेकिन सचमुच में तुम तो बहुत सुंदर परी हो। अगर तुमने मेरी मदद करने का सोचा, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताओ, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो छड़ी घुमाती हूँ और चीजें हो जाती हैं। तुम बहुत मेहनती लड़के हो। ये सब जादुई प्याज हैं। इन्हें तुम जितनी बार इस जमीन से निकाल कर बेचने को जाओगे, अगले दिन तुम्हें वापस उतनी ही प्याज जमीन में लगी हुई नजर आएंगी।
इसलिए तुम्हारी पैदावार दुगनी से 10 गुनी हो जाएगी। लेकिन जो पैसे तुम कमाओगे, उनमें से कुछ पैसे तुम्हें मदद के लिए देने होंगे। कैसी मदद? गरीबों की मदद करनी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी फसल का पैसा आने दो, फिर तुम भी आ जाना और हम लोग मिलकर गरीबों की मदद करेंगे। अभिमन्यु बहुत खुश था कि उसे एक परी की मदद से जादुई प्याज मिला है। कुछ समय बाद ही पूरे खेतों में प्याज की फसल लहरा रही थी और फिर उसमें से अच्छे सुंदर सुंदर लाल प्याज निकल आए। प्याज इतने बढ़िया और ताजे थे कि हाथों हाथ से लोग उन्हें खरीदने लगे। अभिमन्यु जानता था कि वो जब तक चाहे प्याज की खेती से प्याज ले सकता है, इसलिए उसने दाम भी कम रखे। जैसे ही वो प्याज बेचने के लिए जाता, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। भैया, पहले मुझे दो, 5 किलो प्याज कर दो। भैया, मेरा भी 5 किलो प्याज तो बोल दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बढ़िया ताजे प्याज 100 के 5 किलो, 100 के 5 किलो। तुम्हारी प्याज तो बढ़िया क्वालिटी के हैं, फिर भी तुम इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने केमिकल से इन प्याज को ऐसा बना दिया हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया। आप कोई भी प्याज उठाकर काट कर देख लो, सारे प्याज बढ़िया ताजे हैं और मेरे खेतों के हैं। मैंने इन्हें ऑर्गेनिक खाद से उगाया है। ये बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। हाँ हाँ, ये प्याज वाले भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इनसे 2 बारी प्याज ले चुकी हूँ और इनका प्याज बहुत ही अच्छा है। देखते ही देखते वहां पर और लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अभिमन्यु सबको प्याज तोल तोल कर दे रहा था। शाम को जब वो अपने घर आता है, देखो पिताजी, देखो मेरे द्वारा उगाई गई खेती की पहली कमाई। अब आप बताइए, शहर की नौकरी ज्यादा अच्छी है या अपने खेतों का काम? पैसे लेने के बाद में अभिमन्यु के पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पहले मुझे लगा था कि तेरा डिसीजन गलत है, लेकिन अब तूने मुझे गलत साबित कर दिया है। तूने बहुत अच्छा किया बेटा, जो अपने खेतों को संभाल लिया। ऐसे काम नहीं चलेगा पिताजी, अब आपको कल से मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैं अकेले इतना सारा प्याज नहीं बेच पाता। मैं प्याज बेचूंगा और आप सारे पैसे गिनना। अरे वाह, इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। मुझे भी बहुत खुशी है अभिमन्यु कि तुमने कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। भगवान तुम्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। अभिमन्यु के दिन बड़े अच्छे बीत रहे थे। वो खेतों से प्याज निकालता और उन्हें ट्रक में लगाकर बेच आता। इससे बहुत अच्छा मुनाफा होता और अगले दिन जब वो खेत में आकर देखता, तो फिर सारा खेत प्याज से भरा हुआ होता। देखते ही देखते 8-10 ट्रक प्याज अभिमन्यु बेच चुका था और उसे उसका बहुत अच्छा पैसा भी मिल चुका था। एक दिन मैं रोज यहाँ आता हूँ, लेकिन उस दिन के बाद मुझे तुम्हारी परी कहीं दिखाई नहीं दी। उसे कहो मुझे उससे मिलना है। मैंने अपने खेतों में लगे हुए प्याज को बेचा है और उनसे जो पैसे आए हैं, उनमें से मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी वहां तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और परी आसमान से उतर कर आती है। मैं तो तुम्हें रोज देखती थी, पर मैं ये सोच रही थी कि देखती हूँ तुम्हारे मन में लालच तो नहीं आ गया। लालच, और वो भी मेरे मन में? हो ही नहीं सकता। मैंने बचपन से आज तक बहुत ही गरीबी के दिन देखे हैं और मैं जानता हूँ कि कैसा लगता है जब आपके पास में खाने पीने के लिए कुछ भी ना हो। ये लो, मैं ये पैसे लेकर आया हूँ। इनसे हम गरीब लोगों की मदद करेंगे। तुमसे वादा किया था। तुम मेहनती होने के साथ साथ बहुत ही ईमानदार भी हो। मैंने बिल्कुल सही किया जो तुम्हारी मदद की। लो, हम इन पैसों से गरीबों के लिए कुछ ले लेते हैं। अभिमन्यु और परी ढेर सारी चीजें गरीब बच्चों के लिए ले लेते हैं और उसके बाद वो एक जगह उन सारे सामानों को गरीबों में बांट देते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे और सभी अभिमन्यु को दुआ भी देते हैं। परी भी अभिमन्यु से कहती है कि वो हर साल उसकी प्याज की खेती इसी तरह उगवाया करेगी। ये सुनकर अभिमन्यु खुश हो जाता है और इतनी सारी कामयाबी के साथ वो गांव का एक अमीर और दयावान इंसान बन जाता है। बरसात का मौसम था। लगातार कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। रामू एक गरीब लड़का था जो बूट पॉलिश करने का काम किया करता था। बारिश की वजह से आजकल उसका काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी वह रोज अपने काम के लिए निकलता। भीगता हुआ गली गली घूमता, बस स्टॉप जाता, रेलवे स्टेशन जाता। लेकिन बारिश की वजह से किसी को भी जूते पॉलिश कराने की जरूरत नहीं हो रही थी। बस करो भगवान, अब इस बारिश को रोक दो। आपको तो पता ही है, घर में बीमार माँ है। मुझे उसके इलाज के लिए पैसे भी चाहिए। अगर तू रोज इसी तरह बारिश करेगा तो मैं काम कैसे करूंगा? वह दुखी मन से रेलवे के फुट ब्रिज को पार कर रहा था। तभी वहां पर उसे एक भिखारी दिखाई देता है जो इशारे से रामू को अपनी तरफ बुला रहा था। पहले तो रामू डर जाता है, लेकिन फिर सोचता है क्या पता उसे मदद की जरूरत हो, इसलिए वह उसे बुला रहा हो। क्या हुआ बाबा? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है?
नहीं प्यारे बच्चे, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल तो भगवान रखता है। मैं तो मस्त मौला इंसान हूं। मुझे तो तेरी फिक्र हो रही है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं तू रोज इधर काम के सिलसिले में आता है, पर तुझे कोई काम नहीं मिलता। ऊपर से तू रोज पूरा भींगा हुआ रहता है। ये छाता मेरे किसी काम का नहीं है। तू इसे अपने पास रख ले। इस तरह रोज बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाओगे। आपने मुझे रोज कैसे देख लिया? मैंने तो आज आपको पहली बार यहां पर देखा है। बेटा, मैं किसी को दिखाई नहीं देता, पर मैं सब पर नजर रखता हूं और सबको काम करते हुए देखता हूं। जहां मुझे लगता है कि मुझे अब उसकी मदद करनी चाहिए, मैं मदद कर देता हूं। जैसे कि तुम्हें अभी इस छाते की बहुत सख्त जरूरत है। ये लो, इसे रखो। रामू छाते को ले लेता है। वह एक काले रंग का बड़ा सा छाता था। ब्रिज के नीचे उतरते वक्त रामू पलट कर देखता है तो वह भिखारी वहां पर नहीं था। अरे, वो बाबा कहां चले गए? कितने अच्छे थे, खुद कितने गरीब थे, लेकिन फिर भी मेरी मदद करने के लिए मुझे ये छाता दे दिया। रामू छाता खोल लेता है और तेज बारिश में अपने घर की तरफ निकलने लगता है। तभी वह बोलता है, काश छाते के साथ आज मुझे काम भी मिल जाता, तो मां के लिए गर्मा गर्म कचौड़ी लेकर जाता। वो कितने दिनों से बीमार है, क्या पता उनका क्या खाने का मन करता है। रोज दाल का पानी पीकर सो जाती हैं। रामू अभी सोचकर हटा ही था कि छाते के हैंडल पर गरम गरम कचौड़ियां लटकी हुई नजर आती हैं। रामू डर के मारे हिल जाता है और फिर हाथ लगाकर कचौड़ी को देखता है। वह सचमुच में गर्मा गर्म कचौड़ी थी। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? क्या मेरे आसपास कोई भूत है? तुम तो डर गए बच्चे। मैं कोई भूत नहीं हूं। मैं तो तुम्हारा जादुई छाता हूं। तुमने अभी अभी कहा तुम्हें कचौड़ी चाहिए, तो इसलिए मैंने तुम्हें कचौड़ी दे दी। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। क्या वाकई में तुम जादुई छाते हो? जो मैं कहूंगा तुम वो सब करोगे? हाँ मेरे आका, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। अच्छा, तो क्या तुम उन छोटे कुत्ते के पिल्लों के लिए घर बना सकते हो? देखो, तेज बारिश में वो कैसे भीग रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये कर सकता हूं। ये देखो। तभी रामू देखता है कि वह सारे छोटे पिल्ले एक छोटे से घर के अंदर हैं। रामू बड़ा खुश होता है और उस छोटे से घर को उठाकर एक पेड़ के नीचे रख देता है। फिर वह जादुई छाते से बोलता है कि वह इन कुत्तों के पिल्लों के लिए गरम गरम दूध और खाना दे दे। जादुई छाता तुरंत कुत्तों के लिए गरम गरम दूध और खाना ले आता है। यह देखकर रामू बहुत खुश होता है। तुम तो बहुत खुश लग रहे हो, और इस खुशी में तुम भूल गए हो कि तुमने अभी अभी मुझसे गरम कचौड़ियां मांगी थी। तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चलो जल्दी से उन्हें गरम गरम कचौड़ियां खाने के लिए दो। अरे हां, ये तो मैं भूल ही गया। तो चलो फिर घर चलते हैं। तभी रामू देखता है कि छाता हवा में उड़ने लगा है और वह उड़ता हुआ घर पहुंच गया। उसके कपड़े बिल्कुल सूखे हुए थे और उसका सामान बिल्कुल सही सलामत था। जादुई छाता घर पर जाकर अपने आप बंद हो जाता है और रामू गरम गरम कचौड़ी ले जाकर अपनी माँ को देता है। गरम गरम कचौड़ी? अरे यह कहाँ से ले आया? तू कभी कुछ नहीं मांगती मां, बस मेरा दिल किया कि आज तेरे लिए कचौड़ी लेकर चलूं, तो इसलिए ले आया। रामू की माँ खुशी खुशी वह कचौड़ियां प्लेट में निकाल देती है। रामू और उसकी माँ दोनों वह खाने लगते हैं। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे रामू बेटा, तू घर पर है? मेरा एक काम करेगा? मेरा घर इतनी तेज बारिश में टपकने लगा है और तुम्हारे चाचा जी घर पर नहीं हैं। क्या तुम एक बरसाती खरीद कर ला सकते हो? हाँ हाँ चाची, क्यों नहीं। रामू छाता घर से लेकर बाहर निकल जाता है। तभी जादुई छाता उसे याद दिलाता है। तुम तो बड़े ही भुलक्कड़ हो। जब तुम्हारे पास से जादुई छाता, तुम क्यों हो रहे हो परेशान?
चाची के लिए हो जाएगा अभी अभी बरसाती का इंतजाम। तभी रामू के हाथ में एक बड़ी सी बरसाती आ जाती है। वह ले जाकर चाची को दे देता है। अरे बेटा, तुम तो बड़ी जल्दी ले आए। अब एक काम करो, जल्दी से इसे घर की छत पर फैला दो और ध्यान से देखो छत कहीं से कच्ची ना हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो चाची, अभी लगा देता हूं तुम्हारे घर पर बरसाती। अरे वाह, तुम तो मेरी बोली बोल रहे हो। चलो तो फिर चाची के छत को पक्का कर देते हैं। काम खत्म होने के बाद रामू घर आता है तो उसकी माँ उससे उस छाते के बारे में पूछती है। मां, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ये छाता कोई मामूली छाता नहीं है, एक जादुई छाता है। ये एक बाबा ने मेरी मदद के लिए मुझे दिया है। जादुई छाता? तुझे सारी दुनिया में एक मैं ही बेवकूफ बनाने के लिए मिली हूं क्या? अच्छा, सच सच बता, ये छाता तुझे किसने दिया है? मां ही होती है। कभी भी एक बारी पर बच्चों की बात पर विश्वास करते ही नहीं है। मैं एक जादुई छाता हूं और मैं मदद के लिए आया हूं और मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। तो क्या तुम मेरी मां की बीमारी भी ठीक कर सकते हो? देखो तो, पिछले 15 दिन से इनका बुखार है कि उतर ही नहीं रहा। उधर रामू की माँ हैरानी से कभी रामू को तो कभी जादुई छाते को देख रही थी। जादुई छाता 2-3 बार रामू की माँ के ऊपर से घूम जाता है और देखते ही देखते वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। अपने आप को देखने के बाद मैं तो एकदम ठीक हो गई हूं। अब मुझे अच्छा लग रहा है, कमजोरी भी नहीं लग रही। तुम तो सचमुच में जादुई छाते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मां, आपने मुझे फिर से बताया कि मैं एक जादुई छाता हूं। जादुई छाते की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन बारिश रुक जाती है। रामू और उसकी माँ बड़े खुश होते हैं। अच्छा मां, मैं काम पर जा रहा हूं। मैं भी रामू की मदद के लिए जा रहा हूं। ठीक है, आराम से जाओ और शाम को टाइम से घर आ जाना। बारिश रुकने से सभी लोग खुश हैं। धीरे धीरे सड़कों पर से पानी भी खत्म हो जाता है। रामू बस स्टॉप पर जाकर अपना सामान रख लेता है और तभी वहां 2-3 लोग आते हैं और रामू से बूट पॉलिश करवाने लगते हैं। जल्दी जल्दी आज चलाओ, मुझे ऑफिस को देर हो रही है। मेरी बस आने वाली है, अभी लो। तभी रामू हाथ में कपड़ा उठाता है और वह कपड़ा देखते ही देखते जूते को चमका देता है। रामू छाते की तरफ देखता है तो छाता मुस्कुराकर रामू की तरफ आंख मार देता है। जल्दी जल्दी रामू सभी के बूट पॉलिश कर देता है और फिर पैसे अपने पास रखे हुए डब्बे में रख लेता है। तभी वहां पर 2-3 बड़े लड़के आकर रामू को परेशान करने लगते हैं और एक लड़का उसके डब्बे को उठा लेता है और उसमें से पैसे भी। मुझे मेरा डब्बा वापस करो और मेरे पैसे भी। ओहो, देखो तो कैसे अपना डब्बा और पैसे मांग रहा है। जा, नहीं देता तुझे तेरा डब्बा और पैसे। बता, तू क्या कर लेगा? चलो भाई लोग, आज की चाय का इंतजाम तो हो गया। मुझे मेरा डब्बा वापस करो। अगर वापस नहीं किया तो क्या कर लोगे? पिद्दी भर के लड़के, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। रामू रोकर छाते की तरफ देखता है। छाता आंख बंद कर उसे इशारा करता है और फिर रामू में इतनी ताकत आ जाती है कि वह उन लड़कों से अपना डब्बा और पैसे छीन लेता है और उनसे भिड़ जाता है। देखते ही देखते रामू सबको धूल चटा देता है। जाओ और जाकर मेहनत से पैसे कमाओ। तभी उनमें से एक लड़का रामू के छाते को उठाता है और वह सब लोग वहां से भाग जाते हैं। रामू उनके पीछे काफी दूर तक भागता है लेकिन वह उन लोगों को पकड़ नहीं पाता। रामू वापस अपने सामान के पास आ जाता है और अपने जादुई छाते को याद करके रोने लगता है। मेरा जादुई छाता, लगता है तुम्हारा और मेरा साथ बस इतना ही था। उधर वह सब लड़के एक गली में पहुंच जाते हैं। तभी वह जादुई छाता अपने आप खुल जाता है और उन लड़कों से, कितनी गलत बात है,
तुमने उस बेचारे रामू को ऐसे ही परेशान किया। उससे जो मार पड़ी वो तो बहुत कम थी, लेकिन अब तो तुम्हारी कुटाई होने वाली है, वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वह सब छाते को बोलता हुआ देखकर घबरा जाते हैं। तभी छाता गोल गोल घूमकर उन लोगों की बहुत पिटाई करता है। वह सब हाथ जोड़कर जादुई छाते से माफी मांगते हैं। तब जादुई छाता उनसे कहता है कि रामू की तरह तुम भी मेहनत करो और अच्छे बच्चे बनो। फिर जादुई छाता उनकी मरहम पट्टी भी कर देता है और फिर सारे लड़के छाते को लेकर आते हैं और रामू को दे देते हैं। हमें माफ कर दो, हमें सबक मिल गया है। अब हम भी तुम्हारी तरह मेहनत करके पैसे कमाएंगे। और ये लो अपना छाता। रामू छाते को लेकर गले से लगा लेता है। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। एक तो तुम डरते बहुत हो। मत भूलो मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इस तरह जादुई छाते की मदद से रामू बहुत से गरीब लोगों की मदद करता है और एक दिन धीरे धीरे उसके पास अपनी एक जूतों की अच्छी सी दुकान होती है। पर आज भी वह जादुई छाता रामू के पास होता है।